बच्चों, लगातार हम आपको परीक्षा से संबंधित बातों के विषय में बताते आ रहे हैं। साथ ही हम ये भी बताते आ रहे हैं कि समय का सदुपयोग कैसे करते हुए आपको अपनी परीक्षा की तैयारी करनी है। बच्चों, कहा गया है कि समय और लहरें किसी का इंतज़ार नहीं करती। अर्थात यदि आप सोचें कि अभी तो बहुत दिन है, अभी 14 दिन और बचे हुए हैं परीक्षा में, या हमारे पास काफ़ी समय है और हम तैयारी कर लेंगे, तो ऐसा सोचना आपका गलत है। एक एक दिन, एक एक मिनट, एक एक सेकंड लगातार निकलता चला जा रहा है, जो वापस आपके हाथ में नहीं आएगा। समय निरंतर कम होता जाएगा और आपको जो आपका पाठ्यक्रम पढ़ना है उसे आप यदि नियमित नहीं पढ़ेंगे तो वो इकट्ठा होता चला जाएगा। तो बच्चों, समय का अच्छे से सदुपयोग करिए, क्योंकि यदि आप समय को महत्व देंगे तो समय भी आपको महत्व देगा और आपके कार्य में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो बच्चों, आज का पाठ, जैसा कि मैंने कहा, इस पाठ से परिभाषाएं पूछी जाती हैं, अंतर पूछे जाते हैं और इस पाठ में आप ये जानेंगे कि इतने बड़े जैवमंडल में प्रत्येक जीव, प्रत्येक घटक, चाहे वो जीवित हो, अजीवित हो, उसका अपना एक अस्तित्व है, उसका अपना एक महत्वपूर्ण रोल है। और इसी पाठ के विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश डालने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सीमा जैन, जो कि व्याख्याता हैं शासकीय कमला नेहरू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भोपाल में। डॉक्टर सीमा जैन। नमस्कार विद्यार्थियों। आशा जी ने एक शब्द लिया है, एक उसका नाम बार बार ले रही हैं, वो है जीव मंडल। जी, उसको हम जैव मंडल या जीव मंडल दोनों कह सकते हैं। तो पहले तो हम ये जानें कि वो जीव मंडल क्या है। तो जीव मंडल, विद्यार्थियों ये ध्यान रखिए कि पृथ्वी का वह भाग जहाँ जीवन पाया जाता है उसे हम जैव मंडल या जीव मंडल कहते हैं। और इसकी परिभाषा अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। तो आप लोग स्क्रीन पर देखें, इसकी वैज्ञानिक परिभाषा हम किस रूप में लिखेंगे कि संसार के सभी जीवों, उनके आवास स्थलों तथा उनके आसपास के भौतिक वातावरण को सामूहिक रूप से जीव मंडल कहते हैं। यानी कि संसार में जितने जीव पाए जाते हैं उनका क्या आवास है और उनके आसपास कौन सा भौतिक वातावरण है, उस वातावरण को हम जीव मंडल कहते हैं। और जीव मंडल एक बहुत बड़ी इकाई है जो अपने आप में पूर्ण है। यानी कि इसमें यदि अजीवित घटक नहीं होगा तो इसको हम पूर्ण नहीं मानेंगे। और इस जीव मंडल का निर्माण कैसे होता है, इसके अंदर कौन कौन से घटक शामिल हैं, आइए आप उसको फिर स्क्रीन पर देखें कि इस जीव मंडल का निर्माण किस प्रकार होता है। देखें, अभी हमने आपको बताया कि जीव मंडल का निर्माण होता है जीवों से, यानी पृथ्वी का वह भाग जहाँ जीव पाए जाते हैं उन्हें हम जीव मंडल कहते हैं। यदि आप किसी एक ही प्रजाति के जीवों की संख्या को गिनते हैं तो उसे हम कहते हैं जनसंख्या। यानी आप समझ गए होंगे कि किसी सीमित क्षेत्र में एक ही प्रजाति के जीवों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। और यदि हम उसी सीमित क्षेत्र में समस्त जीवों की संख्या को गिन लें तो उसे हम समुदाय कहते हैं। और यदि हमने उसी सीमित क्षेत्र में यदि हम उसमें जीवों की संख्या के साथ साथ अजीवित घटकों को भी गिन लें तो उसे हम कहते हैं पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र। अब यदि एक भौगोलिक क्षेत्र में यदि एक ही प्रकार का मौसम है, एक ही प्रकार की जलवायु है, उस जलवायु में यदि हम सभी परितंत्रों को मिला दें तो उसके समूह को हम कहते हैं बायोम या जीवोम। और समस्त जीवोम मिलकर बनाते हैं, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, वो है जीव मंडल। तो विद्यार्थियों, आप जान गए होंगे कि जीव मंडल क्या है। जीव मंडल का निर्माण होता है समस्त जीवों के मिलने से। यानी आप यदि पौधे, जंतु, जीवित, अजीवित घटक सभी मिला लेते हैं तो उससे निर्माण होता है जीव मंडल का। तो अभी हमने आपसे दो बातें कही कि जीव मंडल का निर्माण हो रहा है जीवित और अजीवित घटकों से। तो जीवित घटक और अजीवित घटक क्या हैं, इसके बारे में जानने के लिए पहले हम जानते हैं, स्क्रीन पर देखिए, एक पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र की परिभाषा। ये परीक्षा में प्रश्न पत्रों में भी परिभाषा पूछी जाती है। तो बच्चों, ध्यान से एक एक शब्द पर ध्यान देकर आप उसको लिख लीजिए। हाँ, आप लोग ध्यान से देखिए स्क्रीन पर कि पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र, जिसे इंग्लिश में इकोसिस्टम भी कहते हैं,
इसकी परिभाषा ओडम नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने दी है। पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई है। अभी हमने आपको बताया था कि एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले सभी जीवितों में आप सभी जानते हैं कि जंतु और पौधे दोनों की गिनती होती है, एवं अजीवित घटक। यदि हम किसी निश्चित क्षेत्र में जीवित और अजीवित घटक दोनों की गिनती करते हैं तो दोनों मिलकर एक इकाई बनाते हैं या तंत्र बनाते हैं, जिसे हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। जैसे पारिस्थितिकी तंत्र एक झील का तंत्र हो सकता है, एक तालाब का पारिस्थितिकी तंत्र होता है, या एक पेड़ अपने आप में भी एक पारिस्थितिकी तंत्र है। परीक्षाओं में हमेशा पूछा जाता है कि घास के मैदान का पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। तो घास के मैदान में कौन कौन सी जीवित वस्तुएं पाई जाती हैं, अजीवित वस्तुएं पाई जाती हैं, इन सब का आपको नाम लेना है और इनको किस प्रकार श्रेणी में विभाजित करना है, ये अब आप पुनः स्क्रीन पर देखिए। यह हम आपको बार बार स्क्रीन पर इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप एग्ज़ाम में या परीक्षा में किस प्रकार उनको लिखना है और किस प्रकार समझना है, यह आप ठीक प्रकार से जान सकते हैं। हाँ। अब आप देखिए पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, यानी पारिस्थितिकी तंत्र जिसका हमने अभी आपको परिभाषा बताई थी, ये पारिस्थितिकी तंत्र किन किन घटकों से मिलकर बना है। एक होते हैं जीवित घटक, और ये भी बच्चों परीक्षाओं में कई बार 2 नंबर में पूछा जाता है कि पारिस्थितिक तंत्र के जीवित घटक या अजीवित घटकों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आप एक एक घटक को ध्यान से पढ़िएगा और नोट कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पारिस्थितिकी तंत्र के घटक यानी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किन किन घटकों से या किन किन कारकों से हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं जीवित घटक। जीवित घटक का मतलब है बायोटिक कंपोनेंट, यानी हरे पौधे और जंतु। ठीक है, और हरे पौधे और जंतु को हम 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। उत्पादक, अभी हम इनकी परिभाषा आपको फिर से बताएंगे। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, यानी जितने भी जीवित घटक पाए जाते हैं उनको हमने 3 श्रेणियों में विभक्त किया है: उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक कौन होते हैं? उत्पादक का अर्थ होता है कुछ पैदा करने वाले, यानी ये कौन है? वो हैं केवल हरे पौधे, क्योंकि हरे पौधे ही वे जीवित घटक हैं जो सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करके वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके भोजन का निर्माण करते हैं। ये क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। तो विद्यार्थियों, तभी तो हमने इन्हें उत्पादक कहा। क्यों? क्योंकि ये हमें कुछ उत्पादन करके, कुछ पैदा करके दे रहे हैं। और जो जीवित घटक इन पैदा की हुई चीज़ों को, यानी इन भोजन का इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, इसीलिए हमने इनको कहा है उपभोक्ता। यानी कि हम छोटे जीव, बड़े जीव सभी कौन आते हैं? उपभोक्ता। ठीक है, और जब उत्पादक यानी पौधे और जंतुओं की मृत्यु होती है, उनके शरीर का अपघटक कौन करता है? जीवाणु और कवक। तो उन्हें हम कहते हैं अपघटक, यानी जो शरीर का अपघटन कर दे, शरीर के जटिल पदार्थों को तोड़कर सरल पदार्थों में तोड़ देता है, उसे हम कहते हैं अपघटक। तो विद्यार्थियों, आपको ये समझ में आ गया होगा कि जीवित घटक कौन कौन से हैं। यानी हमने जी हाँ, ये हैं 3। आप उत्पादक पहला, और उत्पादक में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसमें आपको हरे पौधों के विषय में लिखना है। अब उत्पादक जो भोजन बनाते हैं उनका जो उपभोग करेंगे वो कहलाएंगे उपभोक्ता। और उपभोक्ता की भी अलग अलग श्रेणियां हैं जो अभी आपको नेक्स्ट बिंदु में सीमा जी बताएंगी। और फिर जब इन जीवित, चाहे वो पौधे हों या जीव जंतु हों, उनकी मृत्यु के बाद उनके जो जटिल रासायनिक पदार्थ जो उनके शरीर में उपस्थित हैं, उनको जो तोड़ने का कार्य करेंगे, उनका जो अपघटन करेंगे, उन्हें हम कहेंगे अपघटक। अब हम देखते हैं कि इसी पारिस्थितिकी तंत्र में अजीवित घटक, यानी हमारे आसपास का जो वातावरण है, उनके कौन कौन से घटक इस पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। देखिए, अजीवित घटक यानी एबायोटिक कंपोनेंट्स। हमारे आसपास बहुत सारे अकार्बनिक पदार्थ मौजूद हैं, जैसे कार्बन जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में मौजूद है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सभी पदार्थ हमारे ऊपर या पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। दूसरा है कार्बनिक पदार्थ। इन्हीं सरल अकार्बनिक पदार्थों से निर्माण करते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, यानी भोजन के रूप में जो भी हमारे आसपास पदार्थ मौजूद है वे सभी अजीवित घटक हैं। और जलवायु संबंधी, हमारे आसपास का वातावरण का मौसम कैसा है, तापमान कैसा है, प्रकाश कैसा है, मृदा मिट्टी कैसी है, वायु,
नमी और दाब, यानी हमारे आसपास का जो भौतिक वातावरण है, भौतिक वस्तुएं हैं या अजीवित कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ हैं, वो सभी अजीवित घटक का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार एक पारिस्थितिकी तंत्र जीवित और अजीवित घटकों से मिलकर बना होता है। तो ये तो एक हमने आपको सैद्धांतिक रूप से समझाया कि पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कैसे होता है। लेकिन विद्यार्थियों, अगर आप एक चित्र देखेंगे और उस चित्र से आप अच्छे से जान जाएंगे कि वो पारिस्थितिकी तंत्र हम किस बात में किसको हम कह रहे हैं कि वो पारिस्थितिकी तंत्र है। आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, या इस तंत्र में कौन से उपभोक्ता हैं, क्या उत्पादक हैं, क्या अपघटक हैं, ये आपको बिल्कुल चित्र के माध्यम से स्पष्ट हो जाएगा। देखिए सभी लोग, अभी एक आपको तालाब का चित्र दिखाई दे रहा है। इस तालाब के चित्र में ऊपर सूर्य है, यानी सूर्य से आपको अजीवित घटक या अजीवित कारक मिलेंगे, जैसे ताप और प्रकाश। जब ये ताप और प्रकाश इस तालाब के ऊपर पड़ेगा, तालाब में है पानी, वो भी एक अजीवित घटक है। तालाब की तलहटी में है मिट्टी, और तालाब के पानी में घुलनशील है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ये तो हुए इस तालाब के अजीवित घटक या एबायोटिक कंपोनेंट। इसी तालाब में आप सभी जानते हैं कि पौधे लगे होते हैं, उसमें सभी प्रकार के छोटे और बड़े जीव मौजूद होते हैं। अब हम देखते हैं कि इन जीवों को हम किस प्रकार विभिन्न श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हरे पौधे। हरे पौधे में शैवाल यानी काई भी आती है, छोटे हाइड्रिला के पौधे भी आते हैं, और आप जानते हैं कि कमल का फूल खिलता है, जलकुंभ भी है, कई प्रकार के पौधे इसमें होते हैं। तो जो भी पौधे हैं वो सभी पौधे कौन हैं? उत्पादक। उत्पादक यानी भोजन का निर्माण करने वाले, और इस बनाए हुए भोजन को खाने वाले सभी कौन हैं? उपभोक्ता। तो जो छोटे कीट होते हैं यानी जो शाकाहारी जीव होते हैं, जो पेड़ों द्वारा बनाए गए भोजन को खाते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रथम उपभोक्ता यानी कि शाकाहारी जीव। और इन शाकाहारी जीवों को खाने वाली हैं छोटी मछलियाँ या बड़े क्रेब, मेढक, ऐसी जो चीज़ें होती हैं उन्हें, या जो ऐसे जीव होते हैं उन्हें हम रखते हैं उपभोक्ता की श्रेणी में, लेकिन वो हैं द्वितीय उपभोक्ता, क्योंकि वो प्रथम उपभोक्ता को भोजन के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। और इन्हीं द्वितीय उपभोक्ता को खाने वाली इसी तालाब में मौजूद होती हैं बड़ी मछलियाँ, जो कि द्वितीय उपभोक्ता को भोजन के रूप में ग्रहण करती हैं। तो इस प्रकार जीवित और अजीवित घटक जो कि हमने बांटे दो श्रेणियों में, उत्पादक और उपभोक्ता। और जब इन्हीं जीवों के अपघटन होता है तब मौजूद होते हैं अपघटक के रूप में जीवाणु। तो विद्यार्थियों, आप ये समझ गए कि एक तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र को, यानी एक तालाब को हम पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में जीवित घटक और अजीवित घटक में किस प्रकार वर्णन करें। जैसा हमने आपको तालाब का उदाहरण देकर बताया है, ठीक उसी प्रकार आप घास के मैदान का दे सकते हैं, या किसी आप झील का दे सकते हैं, रेगिस्तान का दे सकते हैं, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र का आप ये वर्णन कर सकते हैं। पर ध्यान ये रहे बच्चों कि जब भी किसी भी पारिस्थितिक तंत्र का वर्णन आप करें तो उसमें सबसे पहले जो भोजन को बनाने वाले होंगे वो कहलाएंगे उत्पादक, और जो उत्पादक को ग्रहण करेंगे या उत्पादक को भोजन के रूप में लेंगे वो होंगे प्राथमिक उपभोक्ता, और फिर जो प्राथमिक उपभोक्ताओं का भक्षण करेंगे उन्हें आप कहेंगे द्वितीयक उपभोक्ता, और जो द्वितीयक उपभोक्ता को ग्रहण करेंगे वो होंगे तृतीयक उपभोक्ता, और तृतीयक उपभोक्ता के बाद जब इनकी मृत्यु हो जाएगी तो उसका अपघटन करने वाले होंगे अपघटक। तो बच्चों ध्यान रखिए, कोई भी पारिस्थितिक तंत्र हो उसमें जो शब्दावली होगी वो अजैविक घटक आपका तापमान होगा, प्रकाश होगा, जल है, मृदा हो सकती है, और जो जैविक घटक होंगे उनको आप उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता एवं अपघटक के रूप में उनका वर्णन करेंगे। विद्यार्थियों, अभी जो आपको आशा जी ने बताया वही बिल्कुल आपको स्क्रीन पर एक चार्ट के रूप में, एक रेखा चित्र के रूप में दिखाया जा रहा है। उसको बिल्कुल ध्यान से देखिए। हम पुनः इसको बार बार दोहरा रहे हैं जिससे आपको आगे आने वाला जो विषय है वो भी समझ में आएगा। अगर आप ये बिंदु नहीं समझेंगे तो आप आगे पूरी बात को समझ नहीं पाएंगे। फिर से देखिए कि जो हमने जीवमंडल या पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ा है उसके हमने अभी जीवित घटक की दो श्रेणियां बताई, उत्पादक और उपभोक्ता। उत्पादक का उदाहरण आपको बताया हरे पौधे, और उपभोक्ता की हमने आपको तीन श्रेणियां बताई थी,
उपभोक्ता और अपघटक। तो उपभोक्ता में देखिए शाकाहारी, उन्हें हमने प्रथम उपभोक्ता माना है। उसके उदाहरण होते हैं जो शाकाहारी जीव होते हैं, जैसे बकरी और गाय। शाकाहारी को खाने वाले होते हैं मांसाहारी, जिन्हें हमने द्वितीय उपभोक्ता में रखा है। उनके उदाहरण हैं शेर और चीता। तीसरे वे उपभोक्ता हैं जो शाकाहारियों को भी खा सकते हैं और मांसाहारियों को भी खा सकते हैं। उनका एक नाम दिया गया है, वो है सर्वभक्षी, और उसकी श्रेणी है तृतीय उपभोक्ता। इनके उदाहरण है कौवा। चौथा, जो इन सभी जीवों के शरीर का अपघटन करते हैं, उन्हें हमने चतुर्थ श्रेणी में रखा है, जिसे कहा जाता है अपघटक, और उनके उदाहरण है जीवाणु और कवक। तो विद्यार्थियों, ये तो हुई पारिस्थितिकी तंत्र की बात। अब आप एक बात बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि इस पूरे जीव मंडल में सभी जीव एक दूसरे से एक ही बात के लिए संबंधित है, या एक ही बात से जुड़े हुए हैं। वो क्या है आशा जी? वो है खाद्य श्रृंखला। जी हाँ। खाद्य श्रृंखला अर्थात वो श्रृंखला, वो चेन जो कि भोजन को ग्रहण करने के लिए बनती है। अर्थात एक जीव दूसरे जीव पर भोजन के लिए निर्भर करता है, और यही जो इसकी निर्भरता है वो एक श्रृंखला के रूप में उपस्थित होती है। चूँकि ये श्रृंखला खाद्य के लिए है, भोजन के लिए है, इसलिए इसे हम भोजन श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला के नाम से जानते हैं। बच्चों, परीक्षाओं में हर साल आप प्रश्न पत्र उठा के देखिए, पूछा जाता है कि खाद्य श्रृंखला को परिभाषित कीजिए, या कोई एक विशेष खाद्य श्रृंखला का चित्र सहित वर्णन कीजिए। वो घास के मैदान की खाद्य श्रृंखला हो सकती है, वो तालाब की खाद्य श्रृंखला हो सकती है। तो ज़्यादा आपको घबराने की बात नहीं है, चिंता करने की बात नहीं है। खाद्य श्रृंखला, पारिस्थितिक तंत्र, सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। यदि आपको पहले वाला बिंदु अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आप खाद्य श्रृंखला को भी अच्छे से परिभाषित कर पाएंगे और उसका वर्णन कर पाएंगे। शब्दावली वही बार बार, हाँ, शब्दावली बार बार वही। अपघटक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, उत्पादक, यही शब्द बार बार आएंगे। बस कहाँ आपको क्या लिखना है ये बात समझने की है। चलिए अब हम देखते हैं कि इस खाद्य श्रृंखला की परिभाषा क्या है। देखिए विद्यार्थियों स्क्रीन पर कि भोजन के लिए जीवों की पारस्परिक निर्भरता को दर्शाने वाले अनुक्रम को खाद्य श्रृंखला या फूड चेन, फूड यानी भोजन, चेन यानी श्रृंखला। तो खाद्य श्रृंखला किसे कहा गया है विद्यार्थियों? कि भोजन के लिए सभी जीव आपस में जुड़ जाते हैं, एक दूसरे से निर्भर रहते हैं और आपस में जुड़कर एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं, एक चेन का निर्माण करते हैं, जिसे हम खाद्य श्रृंखला या फूड चेन कहते हैं। कुछ उदाहरण हमने आपको स्क्रीन पर दिखाए हैं, देखिए आप लोग। यदि एक घास का मैदान है तो वहाँ पर घास होगी, जिसे उत्पादक कह सकते हैं हम। घास को खाने वाला बकरी या हिरण है, जो जंगल में हम उसका एक उदाहरण ले सकते हैं, और इसी हिरण को खाने वाला जो द्वितीय उपभोक्ता है वो है शेर। दूसरा, उसी घास की जो श्रृंखला है उसे अगर हम उसकी श्रेणियां बढ़ा दें, यदि उसके हम श्रृंखलाएं बढ़ा दें, उपभोक्ता बढ़ा दें, जी हाँ, तो हम देखें कि उसमें एक नया रूप क्या होगा कि घास में होते हैं बहुत सारे कीट, जिन्हें हम प्राथमिक उपभोक्ता कहेंगे। कीट को खाने वाला हो सकता है एक मेढक, मेढक को खाने वाला हो सकते हैं पक्षी, जिसे यदि हमने थोड़ा सा उपभोक्ता की एक श्रेणी को बढ़ा दिया है। यदि हम उपभोक्ता की और श्रेणी बढ़ा दें, क्योंकि कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस प्रकार खाद्य श्रृंखला की श्रेणियों को कम किया जा सकता है या बढ़ाया जा सकता है। तो अगला देखिए कि यदि घास है या पौधे हैं, उनमें पाए जाते हैं कीट को खाने वाले होते हैं मेढक, और मेढक को खाने वाला होता है सांप, और सांप को खाने वाला होता है मोर या कोई बड़ा भी चील पक्षी जो भी हो। तो इस प्रकार एक ही खाद्य श्रृंखला की हम अगर श्रेणियां कम या ज़्यादा करके देख सकते हैं कि किस प्रकार खाद्य श्रृंखला को छोटा किया जा सकता है या बड़ा किया जा सकता है। अब आप विद्यार्थियों खाद्य श्रृंखला तो अच्छे से समझ गए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक जीव एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाओं में स्थान रखता है। कहने का मतलब है कि सांप इधर मेढक को भी खा रहा है और यदि सांप उधर दूसरे जीव को भी खा सकता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो अनुक्रम शब्द हमने खाद्य श्रृंखला में बच्चों उपयोग में लाया था, वो अनुक्रम या सीक्वेंस यहाँ बिगड़ जाता है। यहाँ पर एक ही जीव एक से ज़्यादा जीवों के लिए भोजन का कार्य कर सकता है, या हम यूँ कहें कि एक ही जीव को एक से ज़्यादा जो जंतु हैं या उपभोक्ता उसका उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ फिर ये अनुक्रम नहीं रहता, एक श्रृंखला नहीं रहती, और ये एक पूरा खिचड़ी जाल बन जाता है,
और ये जो जाल बना है बच्चों, ये जाल भी चूँकि खाद्य के लिए या भोजन के लिए बना है तो इसे हम खाद्य जाल या फूड वेव के नाम से जानते हैं। परीक्षाओं में बच्चों प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि खाद्य जाल या फूड वेव क्या है, और इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको खाद्य जाल समझाने के बाद सीमा जी बताएंगी वो है कि खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला में अंतर क्या है। तो यहाँ पर आप खाद्य जाल क्या होता है अच्छे से समझ लीजिए। पहले तो हम देखें कि खाद्य श्रृंखला को एक चित्र के द्वारा किस प्रकार प्रदर्शित करना है। देखिए, खाद्य श्रृंखला में जो हमारे पास ऊर्जा का स्रोत है वो तो है सूर्य, और उस सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करने वाले हैं उत्पादक यानी हरे पौधे, उसमें छोटे पेड़ बड़े पेड़ सभी आ जाएंगे। इस उत्पादक द्वारा बनाए गए भोजन को ग्रहण करने वाले हैं प्रथम उपभोक्ता यानी एक शाकाहारी जीव जो एक गाय के रूप में दर्शाया गया है, और इसी गाय को खाने वाला है एक द्वितीय उपभोक्ता जो कि एक मांसाहारी है जिसे शेर के रूप में हमने चित्र के द्वारा प्रदर्शित किया है। लेकिन यदि यही शेर इसी गाय को भी खाए, इसी बकरी को भी खाए और इसी हिरण को भी खाए तो फिर वो एक श्रृंखला, एक क्रमबद्ध ना होकर एक जाल बना लेगी। उस जाल को आप ध्यान से देखिए, आपको स्क्रीन पर एक जाल दिखाया जा रहा है। देखिए आप लोग, एक हरा पौधा है, उस हरे पौधे को खाने वाले कितने जीव हो सकते हैं? एक गाय, खरगोश। गाय पौधों के द्वारा उत्पादित अन्न को खाने वाला है चूहा, और पौधे के ऊपर कई प्रकार के कीट होते हैं। इस कीट को खाने वाला है मेढक, मेढक को खाने वाला है सांप, और सांप को खाने वाला है बगुला या चील। लेकिन आप देख रहे हैं कि यही सांप दूसरी खाद्य श्रृंखला में भी स्थान रखता है, यानी पेड़ से जो भी अन्न पैदा हुआ वो है उसको खाया है चूहे ने, और चूहे को खाने वाला है सांप। इसी प्रकार यदि हम इस तरफ देखते हैं तो इस पेड़ को खाने वाला है गाय, गाय को साथ साथ दूसरी खाद्य श्रृंखला में देखें तो पेड़ द्वारा उत्पादित पदार्थ को खा रहा है खरगोश। तो खरगोश और गाय दोनों को कौन खा सकता है? वो है एक शेर। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि कई सारी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ गई हैं, उलझ गई हैं, जिसे हम कहते हैं खाद्य जाल। अब वो श्रृंखला ना रह के एक जाल बन गया है। चूंकि ये जाल भोजन के लिए बना है इसलिए आपने इसको नाम दे दिया है खाद्य जाल, या जिसे हम भोजन जाल या फूड वेव भी कह सकते हैं। अब खाद्य जाल की आप परिभाषा देखें बच्चों स्क्रीन पर, क्योंकि ये भी परिभाषा पूछी जाती है और आगे हम इसी के बारे में आपको बताएंगे कि किस प्रकार खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर हो सकता है। तो कभी कभी एक पारिस्थितिकी तंत्र के कुछ जीव एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाओं में स्थान पाते हैं, जिससे कि विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं का एक जाल सा बन जाता है। ऐसे जाल को ही खाद्य जाल कहते हैं। क्योंकि हमने आपको इस चित्र के द्वारा बताया था, लेकिन उसे आप वैज्ञानिक शब्दों में या भाषा में किस प्रकार लिखेंगे वो आप स्क्रीन पर देखकर चाहें तो उसे नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये परिभाषा बिल्कुल शाब्दिक होना चाहिए, सार्थक उसकी परिभाषा का मतलब निकलना चाहिए। बच्चों आप कोई भी परिभाषा लिखें तो परिभाषा में जो शब्दावली है वो शब्दावली बिल्कुल विषय से संबंधित होना चाहिए, एक एक शब्द बिल्कुल वहाँ सही होना चाहिए। इसलिए आप परिभाषा लिखते वक्त थोड़ी सावधानी बरतें अपने शब्दों का चयन करते समय। जी हाँ, अब हम देखते हैं कि जो अभी हमने दो बातें देखी या दो महत्वपूर्ण बिंदु जाने कि खाद्य जाल क्या है और खाद्य श्रृंखला क्या है। और विद्यार्थियों, अक्सर 3 या 4 नंबर के प्रश्न में एक प्रश्न पूछा जाता है कि खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में क्या अंतर है। आप लोग स्क्रीन पर देखें और उसको अवश्य ही नोट करें, क्योंकि ये कई बार आपकी किताबों में स्पष्ट आपको नहीं हो पाता है। जिस भाषा में हमने आपको लिख के दिखाया है वो भाषा में अगर आप समझेंगे और लिखेंगे तो निश्चित ही आपको पूर्ण अंक प्राप्त होंगे। देखें कि भोजन श्रृंखला कि जीवों की श्रृंखला जो भोजन के आधार पर एक दूसरे से संबंधित रहती है उसे हम भोजन श्रृंखला कहलाती है। भोजन जाल, विभिन्न भोजन श्रृंखलाएं मिलकर भोजन जाल का निर्माण करती हैं। दूसरा पॉइंट है कि विभिन्न श्रेणी में उपभोक्ता, अपघटनकर्ता तथा उत्पादक भाग लेते हैं। इसी प्रकार भोजन जाल में अनेक जीव समुदाय के यानी कई सारे जीवों की उपभोक्ता और अपघटनकर्ता की श्रेणियां भाग ले रही हैं। तीसरा है कि भोजन श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह, अभी हम इसी बिंदु पर बात करेंगे आगे, कि इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है और इसमें ऊर्जा का प्रवाह होता तो एक ही दिशा में है लेकिन कई पथों से होकर यानी कई रास्तों से होकर गुजरता है।
चौथा और अंतिम बिंदु है कि इसमें एक जीव के भोज्य पदार्थों का तथा ऊर्जा का स्थानांतरण दूसरे जीवों में होता है और इसमें एक जीव का भोजन हमेशा दूसरा जीव होता है। इस प्रकार आप खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर स्पष्ट कर पाएंगे। विद्यार्थियों, एक छोटा सा बिंदु है इसी खाद्य श्रृंखला से संबंधित, वो है पोषण स्तर। पोषण स्तर का मतलब क्या होता है? एक परिभाषा आपसे पूछी जाती है। पोषण का मतलब है भोजन, और आप सभी जानते हैं कि एक खाद्य श्रृंखला में सभी जीव, या ये कहिए कि एक खाद्य श्रृंखला में आहार कितने सारे चरणों से होकर, कितने सारे स्तरों से होकर गुजरता है। तो जैसे हमने देखा कि जो भोजन हरे पौधा ने बनाया था उसे शाकाहारी जीवों ने खाया, तो एक स्तर हुआ शाकाहारी। शाकाहारी जीवों को किसने खाया? मांसाहारी ने। तो दूसरा स्तर हुआ मांसाहारी। तो ये जो भोजन के अलग अलग स्तर हैं, यानी एक शाकाहारी स्तर और एक मांसाहारी स्तर, एक सर्वभक्षीय स्तर और एक अपघटक वाला स्तर, तो ये जो भोजन के अलग अलग स्तर हैं उन्हें कहते हैं पोषण स्तर, पोषक या पोषी स्तर भी कहते हैं, जैसे इंग्लिश में ट्रॉफिक लेवल कहा जाता है। तो विद्यार्थियों, इसकी परिभाषा आप कैसे लिखेंगे, जो एक लघु उत्तरीय के रूप में पूछी जाती है। जी हाँ, देखें आप स्क्रीन पर कि पोषी स्तर या ट्रॉफिक लेवल की परिभाषा क्या है कि किसी भी खाद्य श्रृंखला में, जो अभी हमने खाद्य श्रृंखलाएं देखी, इसमें उत्पादक से आहार, जो भोजन है वो उत्पादक से उच्च मांसाहारी तक पहुंचने में कई चरणों से गुजरता है। उस आहार के उस चरण को हम पोषी स्तर या ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। तो विद्यार्थियों, अभी हमने जिन बिंदुओं पर चर्चा की वो तो थे खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल और पोषी स्तर। इन सभी में हम एक ही बिंदु बार बार देख रहे हैं, वो है भोजन। तो भोजन तो हमें चाहिए, क्योंकि हमें सारी जितने भी जीव हैं उन्हीं जीव को क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो अल्टीमेटली या अंतिम रूप से हम देखें कि ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिल रही है। जी हाँ, ये ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है सूर्य से। तो सूर्य एक ही स्रोत है जो सभी जीवों को ऊर्जा प्रदान करता है, और यह ऊर्जा किस प्रकार विभिन्न स्तरों से होकर गुजरती है, उन स्तरों को जिस प्रकार, या ये कहें कि ये जो ऊर्जा किस प्रकार बहती है, किस प्रकार हम ये कहें किस प्रकार प्रवाहित होती है, जी हाँ, और किस प्रकार इसका प्रवाह एक स्तर से, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक जाता है, या कहें कि उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता तक पहुंचता है। इसी ऊर्जा प्रवाह के संबंध में भी बच्चों प्रश्न पूछा जाता है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार होता है। तो अब सीमा जी आपको बताएंगी कि ऊर्जा का प्रवाह जो है वो किस क्रम में या किस प्रकार से होता है। पहले तो हम ये जानें कि ऊर्जा प्रवाह क्या है। अभी तो हमने आपको अलग अलग रूप में बता दिया, लेकिन यदि आपसे कहा जाए कि भोजन श्रृंखला में या जीव मंडल में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है और उसको हम कैसे लिखेंगे, तो आप उसकी शुरुआत इस तरह से कर सकते हैं कि विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं कि जीवों को जैविक क्रियाएं चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ये ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है भोजन। ये भोजन कहाँ से आया? तो आप सभी जानते हैं कि पौधे उत्पादक हैं, इस सूर्य की विकिरण ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और उसे भोजन निर्माण के द्वारा रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। ये रासायनिक ऊर्जा, या ये कहिए कि ये जो भोजन है, ये प्रवेश करता है उपभोक्ता श्रेणी में, और उपभोक्ताओं की प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक श्रेणियों से गुजरता हुआ अंतिम रूप में पहुंचता है अपघटक में। तो आपने ये देखा कि ये जो ऊर्जा थी, सूर्य की जो ऊर्जा थी, वो उत्पादक और उपभोक्ताओं से होती हुई क्रमशः कहाँ स्थानांतरित हो गई? अपघटकों में। तो इस प्रकार ऊर्जा का ये जो स्थानांतरण है वो कहलाता है ऊर्जा का प्रवाह या फ्लो ऑफ एनर्जी।